डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ में नेफ्रॉन की संरचना और यूरिन फॉर्मेशन के बारे में समझेंगे। तो बात करते हैं एक्सक्रीशन किसे कहा जाता है। एक्सक्रीशन इज प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर बॉडी। तो एक्सक्रीशन या उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें एनिमल्स अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी में बने हैं या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसे बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन के आधार पर एनिमल्स को अलग अलग टाइप से कैटेगराइज किया गया है। पहला है अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक वो एनिमल्स हैं जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया के रूप में बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसमें अधिकतर एक्वेटिक एनिमल्स आते हैं जो कि जल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक वो एनिमल्स हैं जो अपना वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया के फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। उनको यूरियोटेलिक एनिमल्स कहा जाता है। मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर यूरियोटेलिक इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है यूरिया के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है ग्वानोटेलिक। ग्वानोटेलिक में ग्वानाइन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है। इसका एग्जांपल है स्पाइडर। तो स्पाइडर क्या है? ग्वानोटेलिक एनिमल है। और नेक्स्ट कैटेगरी आती है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक वो एनिमल्स हैं जो यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। जैसे अधिकतर रेप्टाइल्स जिन्हें सरीसृप हम कहते हैं या बर्ड्स जो है वो यूरिकोटेलिक होती हैं और कुछ इंसेक्ट्स भी यूरिकोटेलिक होते हैं यानी अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिक एसिड को निकालते हैं। अगर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की बात की जाए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी उत्सर्जन अंग, वो अंग जो हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम करते हैं उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कहा जाता है। तो प्लेनेरिया जो कि प्लेटीहेलमिन्थिस का मेंबर है, इनमें फ्लेम सेल्स जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। अर्थवर्म में नेफ्रेडिया एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के लिए यूज किए जाते हैं। कॉकरोचेस में मालपिगियन ट्यूबल्स यूज की जाती है। प्रॉन्स में एंटिनल ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती है। और ह्यूमन और मोस्ट वर्टिब्रेट्स जितने भी रीढ़ वाले एनिमल्स हैं उनमें किडनी जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। वैसे तो हमारी बॉडी में स्किन या लंग्स या लीवर भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बॉडी का उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जन में यूज किया जाता है, वो है किडनी। तो किडनी जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड में पाई जाती है। वर्टिब्रल कॉलम यानी जो रीढ़ की हड्डी है, और लास्ट जो हमारी रिब्स होती है पसली, उसके पास में ये किडनी पाई जाती है। दोनों साइड में एक एक किडनी प्रेजेंट होती है। और जो राइट साइड की किडनी है वो थोड़ा सा लोअर साइड में होती है क्योंकि वहां पर राइट साइड में हमारे लीवर पाया जाता है। तो लीवर जो है स्पेस ज़्यादा घेरता है, तो इसलिए जो राइट साइड की किडनी है वो थोड़ा सा लोअर होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। ईच किडनी इज अबाउट 10 to 30 सेंटीमीटर इन लॉन्ग। तो एक किडनी जो है वो 10 से 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और 6 सेंटीमीटर की उसकी विड्थ होती है। तो वेट है किडनी का वो 150 ग्राम मेल्स में है एवरेज वेट, और 135 ग्राम जो है वो फीमेल्स में पाया जाता है। ईच ह्यूमन किडनी कंटेन्स अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कि एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं और नेफ्रॉन से ही मिलके हमारी किडनी बनती है। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो जो किडनी बनी हुई है वो 10 लाख नेफ्रॉन से मिलके बनी हुई है। तो अगर हम एक नेफ्रॉन को देखें तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। पहले इसमें ग्लोमेरुलस सबसे पहला पार्ट होता है,
आपको पता है हर ऑर्गन में हमारे ब्लड सप्लाई है, तो जो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई करती है उसे कहते हैं रीनल आर्टरी, और रीनल आर्टरी यहाँ से ब्लड को नेफ्रॉन में सप्लाई करेगी या किडनी में सप्लाई करेगी। तो जो नेफ्रॉन का पहला पार्ट है वो ग्लोमेरुलस, और दूसरा पार्ट जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो है बोमेन्स कैप्सूल। तो इन दोनों को मिला के बोला जाता है मालपिगियन कॉर्पल्सिस, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो आएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स। तो यहाँ पर जो ये है दर्शाए गए हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स, या पीसीटी इनको शॉर्ट में बोला जाता है, ये वाला पार्ट आएगा। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे ये जो है एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाएगी। यू शेप्ड स्ट्रक्चर को बोला जाता है लूप ऑफ हैनल। इसमें जो पहला लिम्ब है ये वाला जहाँ पर ये एरो है, इसे बोला जाता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। डिसेंडिंग का मतलब जो नीचे की तरफ जा रहा है, और इसके बाद ये ऊपर की तरफ जब जाएगा तो इसे कहा जाएगा एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल। इसे कंबाइंडली लूप ऑफ हैनल बोला जाता है। उसके बाद जैसे हम स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट ट्यूबल्स आते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स कनेक्ट होते हैं लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला था मालपिगियन कॉर्पल्सेस, जिसमें कि ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल आ रहे थे। यहाँ पर डायग्राम में जिस तरह से दिखाया गया है, ग्लोमेरुलस इट इज द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो ये क्या है, एक गुच्छा है जहां पर कि ब्लड सप्लाई होती है और ब्लड कैपिलरीज मिलती है। ब्लड एंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू एन एफरेंट एट्रियोल एंड लीव्स इट थ्रू एन इफरेंट एट्रियोल। तो यहाँ पर जो ब्लड, क्योंकि किडनी का काम या नेफ्रॉन का काम ब्लड को फिल्टर करना है, तो ब्लड यहाँ पर एंटर करता है एफरेंट एट्रियोल से और इसे छोड़ता है इफरेंट एट्रियोल से। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन दी ग्लोमेरुलस। अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, जो हम यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ये ग्लोमेरुलस में ही होती है। नेक्स्ट है बोमेन्स कैप्सूल। इट इज अ डबल कप्ड शेप्ड स्ट्रक्चर। द विसरल लेयर सराउंड्स द ग्लोमेरुलस एंड कंपोज्ड ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, द पोडोसाइट्स। तो बोमेन कैप्सूल, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कैप्सूल यानी कि चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, जिसने उसे हम बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और ये जो है इसकी सेल्स पोडोसाइट्स बोली जाती है, इनको कहते हैं पोडोसाइट्स। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें वो है रीनल ट्यूबल्स। तो रीनल ट्यूबल्स में पहले हमने बताया था आपको प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स। प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल जो है इनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और ये जो पार्ट होता है इसका, ये रीएब्जॉर्प्शन में सॉल्ट का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाला एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहां पर बहुत ज़्यादा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है लूप ऑफ हैनल। इट कंसिस्ट ऑफ अ डिसेंडिंग लिम्ब एंड एन असेंडिंग लिम्ब। तो ये जो मैंने अभी आपको बताए थे, लूप ऑफ हैनल में ये डिसेंडिंग लिम्ब होगा, और जो ये ऊपर को जा रहा है पोर्शन उसे हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। द अपर पार्ट ऑफ डिसेंडिंग लिम्ब इज द थिक सेगमेंट। जो अपर पार्ट होता है डिसेंडिंग लिम्ब का वो थिक सेगमेंट होता है, और ये लगभग इसका डायमीटर प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल के बराबर होता है, राइट। नेक्स्ट है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल जो है वो भी कनेक्ट होते हैं थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ओपन इनटू डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स। तो जो लूप ऑफ हैनल का असेंडिंग लिम्ब था वो ओपन होता है या कनेक्ट होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल से। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल ऑल्सो कॉल्ड जंक्शनल ट्यूबल और कनेक्टिंग ट्यूबल। तो इसे जंक्शनल ट्यूबल या कनेक्टिंग ट्यूबल भी कहते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ होता है। अगर ब्लड सप्लाई की बात की जाए, इन द किडनी रीनल आर्टरी डिवाइड्स इनटू afferent arterioles. An afferent arteriole enter each Bowman's capsule to form the glomerulus. जब afferent arteriole Bowman's capsule में एंटर करता है तो ये क्या बनाता है, ग्लोमेरुलस। एंड इफरेंट एट्रियोल अराइज फ्रॉम दी ग्लोमेरुलस। और जो इफरेंट एट्रियोल है वो ग्लोमेरुलस से बाहर आएगी, जो
ब्लड सप्लाई है। अब बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की। यूरिन फॉर्मेशन की जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड नंबर 3 ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। जो पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसमें जो ग्लोमेरुलर वाला पार्ट था नेफ्रॉन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अप्रोक्सीमेटली 1100 टू 1200 ml पर मिनट ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनीज। तो लगभग 1 लीटर के लगभग जो ब्लड है वो 1 मिनट में फिल्टर किया जाता है किडनी से। द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आर नैरोअर देन द एफरेंट रीनल एट्रियोल। अब जो एफरेंट रीनल एट्रियोल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड को ग्लोमेरुलर पार्ट में ला रही हैं। तो जो ग्लोमेरुलर की कैपिलरी होती है वो थोड़ा सा नैरोवर होती है, नैरोवर यानी सक्रिय होती है। Therefore the blood pressure in glomerular capillary becomes very high। तो इसलिए ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। सो देयर इज कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसलिए यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन कंटिन्यूअस चलता रहता है। किसके थ्रू चलता रहता है? थ्रू सेमी परमिएबल ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। जो ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज है उनसे ब्लड फिल्टर होता रहता है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होता है फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर। तो क्योंकि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो ब्लड जा रहा है उसमें प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि वो नैरोअर होती है, सक्रिय होती है, एज कंपेयर टू अफरेंट रीनल एट्रियोल। Thus, water and many dissolved substance from blood are filtered into lumen of Bowman's capsule through its wall। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द वाटर और जो बहुत सारे डिजोल्व सब्सटेंसेस हैं वो, जैसे कि वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर फिल्टर कर दिए जाते हैं। और जो फिल्टर होके जो चीज बनी है उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट। तो इसलिए उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड अदर डिजोल्व सब्सटेंसेस सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, एमिनो एसिड्स, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन। तो ये सारे के सारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में फिल्टर हो जाएंगे। द अमाउंट ऑफ फिल्टर फॉर्म्ड बाय बोथ किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। तो 1 मिनट में किडनी कितना अमाउंट फिल्टर कर रही है उसे GFR या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। इन नॉर्मल पर्सन GFR इज अबाउट 125 ml पर मिनट। तो नॉर्मल पर्सन में ये कितना होता है? 125 ml पर मिनट। इट इज कंट्रोल्ड बाय फॉलोइंग मैकेनिज्म्स। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है ये अलग अलग मैकेनिज्म से कंट्रोल होती है। नंबर 1 मायोजेनिक मैकेनिज्म्स। मायोजेनिक का मतलब है मसल्स के द्वारा। तो जो मसल्स हैं वहां पर कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं उनकी वजह से कंट्रोल होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि वहां पर जो ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज होती हैं उसका डायमीटर कम होता है और एफरेंट एट्रियोल जो कि ब्लड सप्लाई वहां पर ले जा रही है उसका डायमीटर ज्यादा होता है। तो प्रेशर कहां पर ज्यादा हो जाएगा? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में ज्यादा हो जाएगा। तो ये मायोजेनिक मैकेनिज्म इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है जक्स्टाग्लोमेरुलर मैकेनिज्म। जक्स्टाग्लोमेरुलर मैकेनिज्म में इसकी सेल्स, जो कि ग्लोमेरुलर की सेल्स क्या करती हैं, एक एंजाइम को सिक्रीट करती हैं जिसका नाम है रेनिन। ये रेनिन एंजाइम जो है उस एंजाइम से बिल्कुल अलग है। जो एंजाइम हमने प्रोटीन के डाइजेशन में पढ़ा था, रेनिन एंजाइम, वहां पर डबल एन यूज होता है और यहाँ पर सिंगल एन यूज होता है। तो रेनिन जो है एंजाइम किडनी प्रोड्यूस करती है दैट मॉड्यूलेट ब्लड प्रेशर एंड दस रीनल ब्लड फ्लो। तो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए और ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने के लिए रेनिन एंजाइम जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की सेल्स से निकलता है। दिस रेगुलेट GFR।
तो ये भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रेगुलेट करता है। और नेक्स्ट है न्यूरल कंट्रोल। ब्लड वेजल्स ऑफ द किडनी आर इनरवेटेड बाय नर्व फाइबर्स ऑफ सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम का भी यहाँ पर रोल है। व्हेन एक्टिवेटेड द नर्व फाइबर्स ब्रिंग अबाउट कंस्ट्रिक्शन ऑफ रीनल आर्टरीज एंड कॉज डिक्रीज इन रीनल फ्लो एंड जीएफआर। तो न्यूरल कंट्रोल, इन तीन चीजों से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कंट्रोल किया जाता है। पहला पार्ट यूरिन फॉर्मेशन का कंप्लीट हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा पार्ट है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन आता है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, लूप ऑफ हैनल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स और कलेक्टिंग डक्ट्स, ये अब वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट फिल्ट्रेट में चीजें पहुंच गई है। वाटर बहुत ज्यादा है, विटामिन है, एमिनो एसिड्स हैं, उनको रीएब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो फ्रॉम द बोमेन्स कैप्सूल द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट बना हुआ है वो एंटर करता है कहां पर? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में। Absorption of selected material takes place from the filtrate into blood of peritubular capillaries. तो ये proximal convoluted tubule में पहुंच जाता है। It is termed the tubular reabsorption और वहां पर reabsorb selected matter को reabsorb किया जाता है। Reabsorption involves both passive and active transport across the tubular epithelium. तो reabsorption में passive और active transport दोनों चीजें होती हैं। पैसिव से वो डिफ्यूजन के थ्रू पुनः ब्लड वेजल्स में पहुंच जाता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एज ऑलरेडी स्टेटेड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इन दी बोमेन्स कैप्सूल रिजेंबल ब्लड प्लाज्मा। तो जैसे पहले बताया था कि जो बोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट है वो ब्लड प्लाज्मा की तरह लगता है, सिर्फ उसमें प्लाज्मा प्रोटीन और फैट नहीं होती है। देयरफॉर इट इज ऑलमोस्ट आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। तो जो ये फिल्ट्रेट बना है ये आइसोटोनिक होता है प्लाज्मा के। आइसोटोनिक का मतलब दोनों तरफ लगभग सॉल्यूट पार्टिकल्स एक जैसे हैं। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में रीएब्जॉर्प्शन कैसे होता है। अबाउट 60% ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज नॉर्मली रीएब्जॉर्ब्ड इन द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, देयरफॉर रीचिंग द लूप ऑफ हैनल। तो जो 60% जो 100% फिल्ट्रेशन हुआ था उसमें से 65% जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, विटामिन्स, हार्मोन्स, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट्स एंड मच ऑफ द वाटर एंड सम यूरिया फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब। तो ये काम कौन करेगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल इसे रीएब्जॉर्ब कर लेंगे। सल्फेट एंड क्रेटिनाइन आर नॉट रीएब्जॉर्ब। सल्फेट और क्रेटिनाइन फिल्ट्रेट में ही रहते हैं, वो रीएब्जॉर्ब नहीं होते, उन्हें ब्लड में नहीं जाते हैं, रक्त में नहीं जाते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय प्राइमरली एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सोडियम और पोटेशियम को भी रीएब्जॉर्ब किया जाता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट की, एनर्जी की मदद से। ग्लूकोज एंड एमिनो एसिड आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वाटर इज रीएब्जॉर्ब्ड बाय ऑस्मोसिस। वाटर को ऑस्मोसिस की प्रोसेस से रीएब्जॉर्ब किया जाता है। क्लोराइड एंड यूरिया एंड अदर सॉल्यूट्स आर रीएब्जॉर्ब्ड बाय डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे। द फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। ये भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन ही बनता है जो कि ब्लड प्लाज्मा के लिए आइसोटोनिक होता है। आइसोटोनिक का मतलब दोनों तरफ सॉल्ट का कंसंट्रेशन बराबर, फिल्ट्रेट में भी और ब्लड प्लाज्मा में भी। नेक्स्ट पार्ट आता है जो वो है लूप ऑफ हैनल। आपको पता है लूप ऑफ हैनल में दो लूप होती है, पहली डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा असेंडिंग लिम्ब। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हैनल की, एज द फिल्ट्रेट फ्लोज इन इट, अब वो फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा तो वाटर इसमें रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सोडियम एंड अदर सॉल्यूट्स आर नॉट रीएब्जॉर्ब्ड हियर। सोडियम और सॉल्यूट्स इनको रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाता। द फिल्ट्रेट बिकम हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सोडियम और सोल्यूट तो रीएब्जॉर्ब नहीं हुए लेकिन वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया। तो अगर ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब हो गया तो वो सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेट बन गया। कंसंट्रेट बन गया तो उसमें सोल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा रह गए, इसलिए वो हाइपरटोनिक हो गया है। किसके कंपैरिजन में? ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में। अब असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल क्या करेगी? इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। अब असेंडिंग लिम्ब में वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड्स आर रीएब्जॉर्ब्ड इन असेंडिंग लिम्ब। जो असेंडिंग लिम्ब है वहां पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयंस जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फिल्ट्रेट में क्या बचता है? सिर्फ वाटर बचता है।
अब आप कहेंगे पहले तो आपने कहा सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, सारा नहीं होता है, थोड़ा सा वाटर या लार्ज अमाउंट वाटर वहां से एब्जॉर्ब रीएब्जॉर्ब होगा, लेकिन कुछ वाटर तो बचेगा। अब जब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एसेंडिंग लिम्ब में रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे तो फिर से फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक हो जाएगा। हाइपोटोनिक का मतलब ब्लड में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया और जो फिल्ट्रेट है उसमें कम हो गया। नेक्स्ट आता है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल। अगर आपको पार्ट याद है तो डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयंस का अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। क्लोराइड आयंस आर आल्सो रीएब्जॉर्ब in the DCTs. Water is reabsorbed here under the influence of antidiuretic hormone secreted by posterior lobe of pituitary gland. तो डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो है यहाँ पर दो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एल्डोस्टेरोन जो कि सोडियम आयंस को रीएब्जॉर्प्शन करने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है जो कि वाटर को रीएब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, इसीलिए इसका नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। एंटी डायूरेटिक का मतलब यूरिन को डाइल्यूट होने से बचाना, और यूरिन को अगर डाइल्यूट होने से बचाता है तो वाटर को हमारी बॉडी में कंजर्व करता है, वाटर को ज्यादा लॉस नहीं होने देता है। तो इससे भी एक डिजीज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। एक डायबिटीज मेलिटस है जो कि इंसुलिन की कमी से होती है, लेकिन जो दूसरी डायबिटीज है डायबिटीज इंसिपिडस वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन की वजह से होती है। अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हो गया, कम सिक्रेशन हुआ तो ज्यादा लॉस यूरिन के थ्रू वाटर का हो जाता है। दिस मेक्स द फिल्टर आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। अब ये फिर से यहाँ पर आइसोटोनिक हो जाता है ब्लड प्लाज्मा के, इसका मतलब दोनों तरफ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बराबर। कलेक्टिंग डक्ट जो है इसकी की पूरी मेम्ब्रेन परमिएबल होती है वाटर को रीएब्जॉर्ब करने के लिए। अब अधिकतर वाटर को फिर से यहाँ से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है कलेक्टिंग डक्ट से। नाउ द फिल्टर बिकम मोर कंसंट्रेटेड हो जाता है विच मेक्स फिल्टर हाइपरटोनिक। अब जब ज्यादा वाटर वहां से फिर से ब्लड में चला गया तो वो कौन सा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा ब्लड प्लाज्मा की। द एंटायर डक्ट इज परमिएबल टू वाटर। पूरी जो कलेक्टिंग डक्ट की मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है, परमिट करती है वाटर को रीएब्जॉर्ब करने के लिए। Thus, a considerable amount of water is reabsorbed in the collecting duct under the influence of ADH. यहाँ पर भी एंटीडायूरेटिक हार्मोन काम करेगा। सोडियम इज रीएब्सॉर्ब्ड इन द कलेक्टिंग डक्ट। सोडियम को भी रीएब्सॉर्ब किया जाता है कलेक्टिंग डक्ट में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ से निकल रहा है, एड्रिनल ग्लैंड से निकल रहा है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होती है, किडनी के जस्ट ऊपर होती है। द फिल्ट्रेट इज नाउ कॉल्ड यूरिन, और इस फिल्ट्रेट को अब यूरिन कहा जाता है। Thus यूरिन इज हाइपरटोनिक टू ब्लड, और यूरिन जो है वो हाइपरटोनिक होता है ब्लड प्लाज्मा के। इसका मतलब इसमें सॉल्यूट क्रेटिनाइन, यूरिया, यूरिक एसिड, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये हाइपरटोनिक होता है ब्लड प्लाज्मा के। लास्ट पार्ट आता है यूरिन फॉर्मेशन का, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब एक तो रीएब्जॉर्प्शन था, ये ठीक इसके अपोजिट रिएक्शन होती है ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर किसे कह रहे हैं हम, डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, लूप ऑफ हैनल, कलेक्टिंग डक्ट्स, ये सारी की सारी क्या है, ट्यूब्स है, नेफ्रॉन की ट्यूब्स हैं। द सेल्स ऑफ रीनल ट्यूबल आल्सो एक्सक्रीट एडिशनल वेस्ट फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम इनटू फिल्ट्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब श्रावण करती है इनका। पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल सिक्रीट करती हैं क्रेटिनाइन को, हिप्यूरिक एसिड को, पिगमेंट्स को, ड्रग्स को, इंक्लूडिंग पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो ड्रग्स होती है वो भी सिक्रीट हो जाती है। आर एक्टिवली सिक्रेटेड इनटू फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट यानी जिससे यूरिन बनेगा। डीसीटी सिक्रीट पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया और बाइकार्बोनेट्स, इन आयंस को डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स सिक्रीट करती है। रीएब्जॉर्ब नहीं करती बल्कि सिक्रीशन करती है इनका। किडनी एक्सक्रीट अबाउट 1.5 लीटर ऑफ यूरिन इन अ डे। तो किडनी जो है वो लगभग 1.5 लीटर एक दिन में यूरिन का फॉर्मेशन करती है। डायग्राम की अगर मदद से समझे तो ये डायग्राम पूरा समराइज है यूरिन फॉर्मेशन के लिए। नंबर 1, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स वाटर। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का मतलब जो फिल्ट्रेशन होके बना है,
कंटेन्स वाटर, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटिनाइन, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन। इसने तो सब कुछ लगभग फिल्टर कर दिया एक्सेप्ट प्रोटीन। प्रोटीन और फैट को छोड़ के इसने ब्लड से लगभग सब कुछ क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया है। दूसरा आता है पीसीटी, जिसका काम होता है रीएब्जॉर्प्शन करने का। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, विटामिन, हार्मोन्स, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड्स, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, मच ऑफ द वाटर एंड सम यूरिया फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होना चाहिए, रीएब्जॉर्ब, दोबारा से अवशोषित कर लिए जाते हैं। कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में। सल्फेट एंड क्रेटिनाइन आर नॉट रीएब्जॉर्ब, यहाँ पर सल्फेट और क्रेटिनाइन रीएब्जॉर्ब नहीं होते। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट आता है, अब डायग्राम भी देख सकते हैं, तीसरा कौन सा है, लूप ऑफ हैनल। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल क्या करेगा, वाटर इज रीएब्जॉर्ब, वाटर यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होगा। सोडियम एंड अदर सॉल्यूट्स आर नॉट रीएब्जॉर्ब हियर। हाइपरटोनिक फिल्ट्रेट यहाँ पर बनता है। हाइपरटोनिक क्यों बनता है, क्योंकि जो फिल्ट्रेट है उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज्यादा हैं, वाटर कम है। एसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनल में क्या होगा, इम्परमिएबल टू वाटर, वाटर को तो ये एब्जॉर्ब होने ही नहीं देगा, आयंस को एब्जॉर्ब कर लेगा एसेंडिंग लिम्ब। तो इसलिए जो ये फिल्ट्रेट बनेगा वो बनेगा हाइपोटोनिक, क्योंकि वहां पर वाटर ही वाटर ज्यादा है, सॉल्यूट कम है। फोर्थ जो कैटेगरी है, फोर्थ जो पार्ट है इसका, वो है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल, जैसे कि ये डायग्राम में भी बताया गया है और यहाँ पर भी लिखा गया है। डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स जो है रिएब्जॉर्ब करते हैं सोडियम क्लोराइड आयन को फिल्ट्रेट से अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कहाँ से निकल रहा है, आप कमेंट में बताइए, एल्डोस्टेरोन और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से निकलते हैं। तो इन दोनों की इन्फ्लुएंस से डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में रीअब्जॉर्ब होता है सोडियम आयंस का, क्लोराइड आयंस का और वाटर का। दिस मेक्स द फिल्ट्रेट आइसोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। तो ये आइसोटोनिक बना देगा, इसका मतलब दोनों तरफ सॉल्यूट के पार्टिकल्स बराबर हो गए हैं। कलेक्टिंग डक्ट में ज्यादातर वाटर को रीअब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो कंसंट्रेट बन जाएगा, डाइल्यूट नहीं होगी यूरिन। तो इट इज परमिएबल टू, पांचवी कौन सी है, कलेक्टिंग डक्ट्स। इट इज परमिएबल टू वाटर, इज रीअब्जॉर्ब्ड इन द collecting duct under the influence of ADH. Sodium is reabsorbed in collecting duct under the influence of aldosterone. The filtrate is now called urine. और इस फिल्ट्रेट को क्या कहा जाता है, यूरिन कहा जाता है। Thus urine is hypertonic to blood. हाइपरटोनिक हो जाती है, इसका मतलब वहां पर कंसंट्रेट जो टॉक्सिक सब्सटेंस है हमारी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। पहले यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होते हैं और उसके बाद बॉडी से बाहर कर दिए जाते हैं। थैंक यू।